सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। तो आप लोगों के लिए सारी जानकारियां लेकर आए हैं और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो जाए, उन लोगों को प्राप्त हो जाए। सभी विद्यार्थियों को यह जानकारी मिल जाना जरूरी है। सबसे पहली बात, जो सबसे ज्यादा जानकारी वाली चीज है वो क्या है? क्यों आवेदन नहीं करना है? क्यों आवेदन नहीं करना है? आपको अभी जो भी विद्यार्थी एलिजिबल हैं, फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, बाबू वेट कर लीजिए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए। अभी फॉर्म आपको नहीं भरना है, अभी आपको आवेदन नहीं करना है, अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों अप्लाई नहीं करना है वो सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहली बात है, आप लोगों को कहीं ना कहीं से ये खबर तो मिल ही गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को भी जानकारी मिल ही चुका होगा, मुझे भी जानकारी मिल चुका है बाबू। जानकारी यह है कि 24 के आसपास, यानी कि कल 22 तारीख है, कल तो सभी भक्ति में लीन है, रामलल्ला आ रहे हैं, कल प्राण प्रतिष्ठा है। चलिए, भगवान को सादर प्रणाम है। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको कि रेलवे में जॉब चाहिए, उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उनका क्या होगा, उनसे संबंधित भी बातें हम उनसे संबंधित ही बातें हम करने आए हैं। बाद बाकी तो सारी दुनिया भक्ति में लीन है ही। तो जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि एक संतावना देने का कार्य किया गया है, और मैं इसे संतावना ही कहता हूं क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह संतावना ही है। हमारी मांगे क्या है? ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी, 60 से 70 हजार वैकेंसी चाहिए हमें एएलपी में, ये हमारी मांगे हैं। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, ये भी हमारी मांगे हैं। साथ ही साथ टेक्नीशियन की भर्ती, जेई की भर्ती, आरपीएफ की भर्ती, ये सब कहां है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। हमें चाहिए रेलवे का कैलेंडर, और वो ऑफिशियल कैलेंडर चाहिए, ना कि भरवली बोला गया कैलेंडर नहीं चाहिए, ऑफिशियली कैलेंडर चाहिए। आप अपने वेबसाइट पर हर साल कैलेंडर जारी कर दें कि हाँ जी ऐसे 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 ये आपका पोस्ट रहेगा, ये इतना वक्त में एग्जाम होगा, इतना सीट पर एग्जाम होगा, और ये ऐसे ऐसे यहाँ आप इस समय आवेदन करना, इस समय आपका एग्जाम होगा, यहां तक में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जिस प्रकार से एसएससी करती आ रही है, बैंक जिस प्रकार से करती आ रही है, तो हमें चाहिए कैलेंडर। ये हमारी मांगे हैं, और इन सभी मांगों से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुए उसको मैं एसके गुप्ता सर संतावना मानता हूं। पूरा पूरा वो मैं उसे अभी नहीं मानता हूं। संतावना इसलिए मानता हूं, हो सकता है कि हमारे विद्यार्थी जिस प्रकार से उग्र हैं उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए इस प्रकार की बातें कही गई हो। जब तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाता, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक उससे संबंधित कोई नोटिस नहीं आ जाता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ट्विटर आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को बता दें कि आवेदन अभी नहीं करना है, आवेदन अभी नहीं करना है, इस पर मैं विशेष जोर दे रहा हूं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन क्यों आवेदन नहीं करना है यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर जिस प्रकार से महेंद्रू बोर्ड के चेयरमैन ने या ऑफिसर ने उन्होंने जो कहा है
कि आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों का बात माना जाएगा, साथ ही साथ वैकेंसी और बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ एग्जाम का कैलेंडर जारी किया जाएगा, साथ ही साथ ये अभी तत्काल इतना वैकेंसी है, इस प्रकार का वैकेंसी हर साल आएगा। तो ठीक है, आप हर साल वैकेंसी दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कमेंट पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग का, पूछिए आप लोग को जो पूछना है, एक एक करके सारे सवाल का जवाब देंगे। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं बोल रहे हैं कि कमेंट पर ध्यान दीजिए, पूछिए जो भी आपको पूछना है, यहां से आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। हेलो, देखिए इतना जल्दी कोई भी डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। जब बातें आपके सामने आ रही हैं और आपके साथ पूरे देशवासी का आपको सहयोग मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी इतना ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर्म भरने का भी डेट आपके पास है, तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, बड़े बुजुर्ग यही कह के गए हैं। तो इंतज़ार करना अभी ज़्यादा सही रास्ता है और 100% यही सही रास्ता है। अभी मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आप निश्चित ये मान करके चलिए कि आपकी वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, 100% इस बात को विश्वास रखिए। आप किसी भी तरीके का कोई और रास्ता मत अपनाइए। ट्विटर आंदोलन बढ़ चढ़कर भाग लेते रहिए, ट्वीट करते रहिए, आपकी बात जहां तक पहुंचनी है बच्चों वहां तक पहुंच गई है। सभी न्यूज वाले सरकार के दलाल हैं, ये शब्द सही नहीं है, है ना। न्यूज वाले आपकी बात को जरूर रखेंगे। अभी आप लोग अपनी आवाज को कहां तक पहुंचा दिए हैं ये बात समझ रहे हैं। रेल मंत्रालय तक आपकी बात पहुंच चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने का भी जरूरत नहीं है। और फिलहाल अभी हम आप लोग को ये बताने के लिए आए हैं कि अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट चाहिए वो लगभग आप सभी लोगों के पास है। फोटोग्राफ चाहिए, नंबर 1 मेन जो चीजें चाहिए, आपके सिग्नेचर्स चाहिए, स्कैंड, वो तो वहीं पर आपका हो जाएगा। और अगर आप रेलवे के पास का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये 3 चीजों की जरूरत है। कलर विजन वाला रेलवे का एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, मिथिलेश सिंह कह रहे हैं कि हर साल वैकेंसी आएगी, सही बात है, चलिए अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। लेकिन हर साल आएगी वो बात तो हमारी समझ में आप आती है, लेकिन जो इस साल के लिए वैकेंसी है वो तो दे दीजिए। जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको पूरा आप कर दीजिए, उसके बाद हर साल आप देखिए कि कितना वैकेंसी आता है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, ये उनके कह देने से हम लोग मान नहीं लिए हैं, ना आप माने हैं। जो भी आपकी रिक्तियां हैं उस रिक्तियों को पहले आप पूरा कर दीजिए एएलपी में, टेक्नीशियन में, उसके बाद हर साल आप वैकेंसी निकालिए ना, कहाँ कोई दिक्कत है इसमें, हर साल निकालिए, विद्यार्थी के लिए तो और अच्छा होगा। लेकिन ये सब आपके ऑफिशियल साइट्स पर होना चाहिए। ये किसी की कही सुनी बात मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम भी इस बात से सहमत नहीं है। तैयारी कैसे करना है ये आप हमसे पूछ रहे हैं तो जरूर बताएंगे। इसके लिए फिर से एक बार हम आएंगे आपके साथ लाइव। कल छुट्टी का घोषणा तो अभी तक नहीं है हमारे विचार में, दिमाग में, और ट्रेड वगैरह का बैच पूछ रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरी बात को आप समझिएगा कि आप कह रहे हैं कि ये सांत्वना है या जो भी है, हम तो इसको कुछ सही मान ही नहीं रहे। सोशल मीडिया पर है बात, आपके साथ शेयर किए, लेकिन हमको क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपके पास बात पहुंची मेरे पास भी बात पहुंची है। जितनी वैकेंसी है पहले उसको आप दे दीजिए, एलपी टेक्नीशियन का एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, उसके बाद आपको जो हर साल कैलेंडर जारी करना है कैलेंडर जारी कीजिए। सारी बात आपकी हम मानने के लिए तैयार हैं, ये सारी चीजें ऑफिशियल होना चाहिए। लेकिन इस साल के लिए 6000 5696 नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आज मेरे आने के पीछे एक और कारण है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। नंबर कैसे बढ़ाएं सर? देखिए नंबर वगैरह बढ़ेगा, अभी तैयारी के लिए आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सीएस सर है, प्रगति पथ आपके साथ है, जितना सीट होगा उसका 10% बच्चा तो मेरे यहां से रिजल्ट होगा। नंबर ऑफ सीट्स का 10% आप विश्वास रखिएगा,
उतना बच्चा तो जरूर मेरा एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए कैसे तैयारी करना है, क्या क्वेश्चन आएगा, ट्रेड कैसे पास करेंगे, आपके सारे समस्याओं का समाधान होगा। आज हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं और इस लाइव के जुड़ने के पीछे एक मकसद है। दो बातें आपको साफ साफ बतानी है। पहली बात यह है कि फॉर्म अभी नहीं भरना है, क्योंकि जब नंबर एक बार है, क्या इसमें कहानी, एक लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है। आपको दो बातों को बहुत गहराई से इस फॉर्म को भरते समय समझना है। सबसे पहला कि आपने एक बार जिस आरआरबी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उस आरआरबी का चेंज नहीं कर सकते। नंबर एक, अगर मान लीजिए क्या होना ही है, सीट बढ़ेगी, तो आपको अभी से प्री प्रेडिक्शन नहीं है कि किस बोर्ड में ज्यादा सीट होगा, किस में कम होगा, तो अभी फॉर्म भरना ही नहीं है। ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया 5 फरवरी के बाद शुरू करना। नंबर एक। दूसरा, अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करने का भी जरूरत नहीं है। क्रिएट एन अकाउंट एक काम है इसमें। उस अकाउंट को भरते समय आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसलिए अभी फॉर्म भरने के लिए मत सोचिए, हाँ पढ़ने का रणनीति बना लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म अभी नहीं भरना है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं भरना है। और क्यों नहीं भरना है? क्योंकि हम पूरा तरह से उम्मीद रखते हैं कि वैकेंसी की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन सा बोर्ड हम भरना है, कौन सा नहीं भरना है। क्योंकि इसमें दो बातें हैं ना। पहला तो बोल रहे हैं कि आप आरआरबी चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप एक से ज्यादा आरआरबी में अप्लाई कर दिए तो आप इस एग्जाम के लिए तो एलिजिबल नहीं रहे। आगे फ्यूचर में आप कोई भी आरआरबी और आरआरसी यानी रेलवे की कोई भी परीक्षा आप नहीं दे पाइएगा। इसीलिए ये बातों को दिमाग से बिल्कुल हटा देना है कि हम एक या दो से अधिक फॉर्म में भर सकते हैं। सीवीटी 2 का मैराथन कराने का बिल्कुल बात चलेगा, बिल्कुल होगा भाई। नंबर मत पूछे, नंबर के लिए सीएसआर काफी है, पहले भर्ती बढ़ जाए। हाँ, ये बात सही है। और मैराथन सबका चलेगा। मेरा कमेंट, रुपेश कुमार चौरसिया का कमेंट है कि पिछले बार नहीं हुआ सर, इस बार मैं मिस नहीं करना चाहता हूं सर, प्लीज हेल्प मी। सब तरह से हम आपको हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और निश्चित रूप से हमारी ये मांग भी है कि एएलपी के वैकेंसी के साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी दी जाए। तो चलिए, ये सब बातें तो हम लोग आपसे कई बार कर चुके हैं। आज मेरा आने का मकसद क्या था कि फॉर्म भरने के लिए एक तो बताना था कि नहीं भरना है, दूसरा थोड़ा सा आई विजन के बारे में आपको बातें स्पष्ट करनी थी। सर थोड़ा सा फॉर्म निकालिएगा, क्योंकि देखिए हम फिजिक्स के टीचर हैं, अभी कुछ डॉक्टर से भी मेरी बात हुई थी, तो ये आई विजन के लिए आई का जो बात है ना, आंख का मेडिकल A1 स्टैंडर्ड, इसके मतलब को, इसके मायनों को आप समझिएगा। ये आखिर मेडिकल A1 स्टैंडर्ड कहता क्या है। देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर दो बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहला है, एक मिनट, 10 नंबर, ये ऑनलाइन आवेदन के दौरान ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक खाता बनाना है। खाता बनाने का मतलब होता है एक अकाउंट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो खाता निर्माण यानी अकाउंट बनाने के लिए आवश्यक विवरण यानी डिटेल बहुत ही सावधानी से भरें। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खाता बनने के बाद यानी अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कहता है कि क्योंकि खाता बनने के बाद, एक मिनट, थोड़ा सा ये वाला पेन उठाइए, ये वाला ग्रीन वाला, अब ठीक आ जाइए। कहता है क्योंकि खाता बनने के बाद यानी अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन का अनुमति नहीं दिया जाएगा। खाता बनाए, अकाउंट बनाए, फॉर्म में भरे गए विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित खाता बनाने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार आपने जो मोबाइल नंबर डाल दिया, एक बार जो आपने ईमेल आईडी डाल दिया, इसके बाद आप ईमेल आईडी को कभी भी चेंज नहीं कर पाइएगा, मोबाइल नंबर कभी चेंज नहीं कर पाइएगा मेरे दोस्त। नंबर एक बात। दूसरा बात इसमें क्या कहता है, पकड़ लें क्या, दूसरा नंबर इसमें क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नंबर कहता है इसमें, चलिए कोई बात,
इसमें एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपको, अभी हम ध्यान में नहीं है कि कहां पर है, लेकिन एक जगह और लिखा हुआ है कि जो भी उम्मीदवार एक आरआरबी में भर रहे हैं वो दूसरे आरआरबी में नहीं भर सकते हैं, और अगर किसी कारण से वो दूसरे आरआरबी में भरते हैं तो फिर वो उस एग्जाम के लिए और आगे आने के लिए किसी भी एग्जाम में के लिए वह एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए, हमारा मेन मुद्दा आज आपके सामने आने का यह है कि ये A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, कल क्लास बंद है सर, नहीं कल क्लास चलेगा, ठीक है कल क्लास चलेगा, और अगर ये बंद होता है तो फिर आपको आगे इसकी जानकारी मिलेगी। टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। देखिए, चिकित्सा मानक यानी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 कहता है, जो कि बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है। इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है, बात को समझिएगा। सर ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में बताइए, अभी तो ऐसी कोई जानकारी इसकी नहीं है। एक बार थोड़ा सा हमको मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करने दीजिए। शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए, मतलब हाथ पैर उसका बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए, हाथ पैर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नजर की बात करें तो दूर की दृष्टि 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के और +2 स्वीकार, +2 डायप्टर स्वीकार। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। दूर की दृष्टि 6/6, यहां पर देखेंगे, दूर की दृष्टि 6/6 का मतलब होता है कि आपको 6 मीटर की दूरी से एक चार्ट रहेगा और इस चार्ट पे लेटर्स लिखे होंगे। जो भी आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी लिखा होगा, इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश लिखा होगा, या आपका जो मदर टंग का लैंग्वेज है अगर वो समझ में आती है, चाहे तमिल है या मलयालम है या कन्नड़ है, तो वो जो आपको समझ में आती है वो लिखा हुआ रहेगा। आप अगर सभी लाइंस को पढ़ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, सारे लाइंस को ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी लाइंस को 6 मीटर की दूरी पर रख करके पढ़वाया जाता है। अगर आपने सभी लाइंस को पढ़ लिया तो आपका नजर 6/6 है। ये आपका दूर का दृष्टि होना चाहिए, मतलब बिल्कुल 100% एग्जैक्ट दृष्टि होना चाहिए। इसके बाद क्या है, 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के। अब क्या है कि अगर एक फॉगिंग टेस्ट होता है, अब ये फॉगिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें ये भविष्य में ये भी देख लेता है, एक मशीन होती है इसमें चेक करने के लिए, और इस मशीन से ये भी चेक कर लेता है, वो एक क्या करता है कि एक ऑप्टिकल ग्लास टाइप का, मतलब एक आर्टिफिशियल लेंस टाइप का क्रिएट करता है, और इसमें वो ये पता लगाता है कि क्या भविष्य में आपको मायोपिया हो सकता है या नहीं। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का मतलब हो गया कि निकट दृष्टि दोष, मतलब दूर का देखने में भविष्य में आपको कोई दिक्कत हो सकता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आज आपको नहीं है लेकिन कल पता चला कि 2 महीना 4 महीना बाद या 6 महीना बाद आपको यह बीमारी हो गया। तो इसमें आपका 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के +2 डायप्टर स्वीकार नहीं होगा। ये उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें बस वो ये देखेंगे कि आपकी दूर की नजर, मतलब दूर देखने की क्षमता बिल्कुल आपकी 100% सही है कि नहीं। इसके बाद कहता है निकट दृष्टि SN 0.6 बिना चश्मे के। अब देखिए, निकट दृष्टि आपका जनरली ठीक ही होगा, क्योंकि पास का जो व्यक्ति, माने कि जो कम उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको ये बीमारी होती नहीं है। इसमें भी आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक किताब दिया जाएगा और इसमें कुछ लाइंस होंगे, तो 6 लाइंस होंगे अलग अलग, कहें कि अक्षर के आकार के। इसमें आपको शुरू के 5 लाइन पढ़ लेने, छठा लाइन आप नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि छठा लाइन बताता है कि जरूरत से ज्यादा आपकी नजर तेज है। तो इसमें शुरू का क्या होता है कि शुरू के कुछ लाइन ही आपको पढ़ने की, शुरू के लगभग क्या कहें कि 5 जो पैरा होते हैं, 6 स्टेप्स होता है, 5 स्टेप्स आप पढ़ लीजिए, आपका 6/6 है। इसके बाद इसमें क्या है आगे कि कलर विजन। तो कलर विजन में आपको पता ही है कि कलर ब्लाइंडनेस का जांच होता है। इशिहारा एक टेस्ट होता है, इशिहारा याद रखिएगा। और इस इशिहारा टेस्ट में एक किताब रहता है, किताब में कुछ, आजकल तो सारा चीज डिजिटल हो गया है, तो आपको कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे, उस इमेजेस में कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वो नंबर आपको पहचानना होता है। ये कलर विजन का टेस्ट होता है। इसके बाद एक बाइनोक्यूलर विजन होता है। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब देखो, मनुष्य का नेत्र बाइनोक्यूलर विजन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि आप किसी वस्तु की गहराई को समझ पाते हैं कि नहीं। जैसे लंबाई चौड़ाई तो आप समझते हैं,
आप मान लीजिए कोई वस्तु अगर आपसे कुछ दूरी पे है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं वो आपसे कितनी दूरी पर है, इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ विजन। तो बाइनोक्यूलर विजन में एक्चुअली में डेप्थ देखा जाता है कि आप समझ सकते हैं कि नहीं वो चीजें हमसे कितने दूर है। ठीक है, आपने सही सही देख लिया, लेकिन क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपसे कितना दूर है? एग्जैक्ट अंदाजा लगाना ये बाइनोक्यूलर विजन होता है। और ये मानव के दो आंखें, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। हालांकि हो सकता है कुछ आदमी में ये कम हो, कुछ में ज्यादा हो, लेकिन जनरली इस तरह के टेस्ट इस लेवल पर नहीं किए जाते हैं बाइनोक्यूलर वाले। ठीक है, और ऐसी महंगी मशीनें हमारे सरकारी हॉस्पिटल में है भी नहीं, इसीलिए इस बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन का मतलब होता है कि ये जो आंख है आपकी, इसके किनारों से आप और कहां तक देख सकते हैं। जैसे एक आदमी, अभी हम जैसे यहां पर है तो हम इस एरिया में देख पा रहे हैं, इस एरिया में मान लो यहां से यहां तक ऐसे करके। ठीक है, तो इसके बाद आपको यह देखना होता है ना कि आप एक्चुअल में आपका फील्ड सही है कि नहीं, मतलब रेटिना आपकी सभी तरफ से ढंग से काम कर रही है कि नहीं, पूरा उसका पर्दा सही है कि नहीं, ये फील्ड ऑफ विजन का टेस्टिंग है। इसके बाद नाइट विजन। नाइट विजन मतलब रात में आपको ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि आपको किसी अंधेरे कमरे में कुछ देर के लिए बैठा देता है, उसके 25-30 मिनट के तक के लिए, और उसके बाद आपको कुछ इमेजेस दिखाए जाते हैं और ये इमेजेस आपको पहचानने होते हैं। ये भी जनरली ठीक ठाक ही सबका होता है। ये है एक मेजोपिक विजन। ये देखिएगा, मेजोपिक विजन क्या होता है कि आप जब धूप से प्रकाश में जाते हो, सॉरी धूप से अंधेरे में जाते हो, यानी प्रकाश से अंधेरे में जाते हो, तो कुछ देर के लिए तो आप सबको पता है कि ये चीजें अगल बगल की चीजें हमको नहीं दिखती है, और उसके बाद वो चीजें सब साफ साफ दिखने लग जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि मेजोपिक विजन में आप जब लाइट से डार्कनेस की ओर जाते हो, यानी प्रकाश से अंधेरे की ओर जाते हो, तो आपका नजर ठीक ठाक रहता है कि नहीं, एक नॉर्मल आदमी का जैसा है कि नहीं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका आंख 6/6 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉगिंग टेस्ट में पता चल जाता है और ये जनरली बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन फिर भी +2 स्वीकार नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर आपका सही होना चाहिए। इसके बाद ये निकट दृष्टि वाला कोई समस्या नहीं है। कलर विजन तो बहुत बड़ा है बात, है ना, और बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेजोपिक विजन के बारे में आपको सोचने का जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सब चीजें। हाँ, A1 मेडिकल के बारे में भी बताइए। A1 मेडिकल के ही बारे में बताइए बाबू। A1 मेडिकल का मतलब होता है कि आप शारीरिक रूप से 100% सक्षम है। आपको किसी भी प्रकार का अगर काम दिया जाएगा तो आपको हर तरह के काम आप कर सकते हैं, मतलब कि आपके हाथ सही सलामत है, पैर सही सलामत है, ये सारी चीजें हैं। आर्मी जैसा टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका हाथ पैर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए, 5 उंगली की जगह 6 उंगली होना, कान थोड़ा सा बड़ा होना, थोड़ा टेढ़ा होना, ये मायने नहीं रखता। ये सब आपके A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में ही आते हैं। पैर में किसी का 6 उंगली होता है, किसी का कान थोड़ा सा देखोगे कुछ और होता है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब नहीं होता। लेकिन अब मान लीजिए किसी का हाथ की 3 उंगली ही है, तो ये गड़बड़ है। हाथ की उंगलियां कम होना A1 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं करता है। आ जाइए आगे बताएंगे सर टेक्निकल के। हाँ, क्या है सचिन का? सर हम 4 मित्र 2017 बैच के प्रगति पथ के स्टूडेंट थे। चारों में 2 का LP और 2 का ग्रुप डी में हो चुका है। ग्रुप डी वाले दोनों बच्चे LP की तैयारी करेंगे। बहुत अच्छा है, नंबर दे दीजिएगा, कांटेक्ट करने बोलिएगा। मेरे किसी न किसी लोग से आपकी बातचीत हो जाएगी, और आपको अगर लगेगा कि सर से डायरेक्ट बात करने की जरूरत है तो सन्नी सर का नंबर प्रगति पथ के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उनसे जरूर बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको क्या समझाया कि आपको जो दृष्टि मानक है, यानी जो विजन है, ये ALP के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसिहारा टेस्ट आप घर में भी कर सकते हैं। मोबाइल में उठाइए, इसिहारा लिखिए, और इसिहारा नहीं लिख सकते हैं तो बोल लीजिए, इसिहारा आ जाएगा। उसमें कुछ नंबर्स होंगे, डॉट करके बना होगा बहुत सारा, कुछ कलर डॉट्स होंगे, आपको नंबर पहचानना होता है। आप नंबर पहचान करके अपना इसिहारा टेस्ट सबसे पहले देख लीजिए। कहीं भी चश्मे की दुकान पर जाइएगा या किसी भी डॉक्टर से, अगर हमारा राय है कि आप मिल लीजिए। अगर आपको अपने आंख के बारे में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है कि सर हमको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करना है, तो आप देख लीजिए कि मेरा आंख उस हिसाब से एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो मैनेजेबल नहीं है। देखिए, हैंड ब्रोकन होना अलग चीज है, और हैंड ब्रोकन के बाद प्लास्टर हो जाना अलग चीज है। हाथ मान लीजिए कि मेरा बचपन में टूट गया, पैर बचपन में टूट गया, फिर सही हो गया,
तो अब क्या दिक्कत है, मैं बाइक चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, सब कुछ चला रहा हूँ, तो वो 100% बच्चा क्या कहें, वो 100% एलिजिबल है इसके लिए। हाथ टूटना और टूटा हाथ रह जाना ये अलग अलग चीज है। तो हाथ टूटता है तो हाथ टूटता भी है, उसके बाद तो वो एक सामान्य जीवन जीता है ना, इसीलिए हाथ का टूटना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आ जाइए सर, मेरा 6/6, अच्छी बात है। नहीं मिला तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हमारा भविष्य। देखिए इसी चीज पर तो चर्चा हो रहा है ना, कि एज रिलैक्सेशन की एक बहुत बड़ी मांग है, और ये आपकी मांग जायज है। क्यों जायज है, हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब 6 साल पे आप फॉर्म निकालिएगा और कहिएगा कि एज लिमिट हम वही रखेंगे, तो ये तो नाजायज चीज है ही। क्योंकि आप ये एज रिलैक्सेशन की बात इसलिए भी जायज है क्योंकि हर साल फॉर्म निकलता है और हर साल हम भरते हैं, तो हमारा एज भाई क्रॉस कर गया तो हम गलत है। लेकिन जब आपने निकाला ही नहीं 6 साल से और इसके बाद आप कहिएगा कि यही एज रहेगा, तो ये तो चीज गलत है। इसकी भी लगातार मांग हो रही है। एज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवा कर रहेंगे। हाँ, एज वाला प्रॉब्लम के लिए सब लोग लगा हुआ है, आप ही परेशान नहीं है, हम लोग भी परेशान है। क्योंकि आपके जैसे हमारे कई बच्चे हैं। प्रिंस राजपूत कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ग्रुप डी में, सिर्फ ए वेस्कुलर नेक्रोसिस डिजीज की वजह से, कोविड इंजेक्शन की वजह से हुआ था। मेडिकल में अनफिट कर दिया, बोला कि बॉल एंड सॉकेट में आपका प्रॉब्लम है। बॉल एंड सॉकेट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपका फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होगा। वो तो मेडिकल टर्म है, आपको डॉक्टर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सर मैंने भी टेस्ट कराया था, मेरा 6/6 है। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। और अगर आप लोग कुछ चाहते हैं, ओबीसी एनसीएल का 1.5 ईयर पुराना है क्या, कर सकते हैं। देखिए अभी आप जो नॉन क्रीमी लेयर्स वाले हैं उनको सर्टिफिकेट वगैरह आप बना लीजिए, क्योंकि ये सारी सर्टिफिकेट्स आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर संभव है तो बनवा लीजिए, एक नया ज्यादा वैलिड माना जाता है ना। बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्स को ऐसे भी लोग वैल्यू नहीं देता है। आ जाइए सर, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा प्लीज बताएं। देखिए डॉक्यूमेंट के रूप में अगर आप SC/ST है तो आपको अभी चाहिए होगा पास के लिए अपना SC/ST का सर्टिफिकेट। बाकी अभी फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नाम वगैरह करेक्शन करवाना है तो आप नाम वगैरह को फॉर्म भरने से पहले करेक्शन करवा लें, पिताजी के नाम को फॉर्म भरने से पहले करेक्शन करा लें। ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं, सर मेरा आई 6/9 हो गया है, डिप्लोमा किए हैं, 3 इयर्स प्रगति पर 2018 के स्टूडेंट हैं। अब तो 6/9 हो गया है, तो फिर थोड़ा डॉक्टर से मिलिए, पूछिए कि कोई उपाय है कि नहीं। सर रेलवे नोटिफिकेशन में जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया है वो कहाँ लगेगा, वो अभी नहीं जरूरत है उसका कास्ट सर्टिफिकेट का, SC/ST वाले का जरूरत होगा, वही पास के लिए। ओके, रवि सिंह पूछ रहे हैं सर मेरा अच्छा क्या है, प्रिंस राजपूत का तो हो गया, उसका तो आगे मुझे LP का एग्जाम देना चाहिए या नहीं, प्लीज गाइड करें। मेरे ख्याल से जब ग्रुप डी में रिजेक्ट कर दिया तो फिर इसमें तो मुश्किल ही है भाई। नहीं, इसमें फिर भी A1 फिजिकल स्टैंडर्ड है तो उसमें दिक्कत करता है ना। 6/9 हो गया है तो फिर इसका तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका 6/6 होना चाहिए। चलिए फिलहाल मेरी ये बात मानिए, आप लोग बहुत सारी बातें आपसे कर, 6/9 वाले टेक्नीशियन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार आप डॉक्टर से भी मिल लीजिए, देखिएगा थोड़ा। और सर जी मेरा स्कूल नेम गलत है, क्या कोई दिक्कत होगा। स्कूल मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है, अगर आप आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स में उसी नाम को रखे हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, हाँ उंगली कटा हुआ है थोड़ा, तो एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ना। रंजीत रौनक, हाँ एक बार आप तो ऑफिस में भी आ करके हमसे ये बात पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कटा होना और कितना कटा होना ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे अब अभी हम आपको क्या बता दें, है ना। तो एक बार ये सब चीजों के लिए आपको डायरेक्ट हमसे मिलना पड़ेगा, तभी हम इसका पूरा डिटेल बता पाएंगे। क्योंकि देखिए भाई मेरा डॉक्टर है, तो बहुत सारे डॉक्टर से और भी संपर्क है। अगर किसी भी प्रकार का आपको मेडिकल केस को समझने का जरूरत पड़ता है तो आप एक कमेंट मेरे चैनल पर कमेंट कर लीजिएगा, हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। जहां तक वो हमको समझ आ पाएगा और जहां तक हम बातों को समझ पाएंगे आपको जरूर बताएंगे, है ना। तो एक बार ये सारी चीजों को, हाँ, और ऐसा मतलब कि कुछ बातें ऐसी होती है ना जो सामने सामने जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक हम उसको स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं पाएंगे। तो फिर ये सब चीजें आपको कुछ बता दें वो गलत हो जाएगा। तो फ्रैक्चर हो गया, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं।
ग्रुप डी भर्ती कब आएगी ये तो भाई अभी नहीं बताया जा सकता है ना। आई चेक करवा लीजिए ना, आई चेक तो आप कभी भी करा सकते हैं। अगर पटना में रहते हैं तो राजेंद्र नगर मेडिकल हॉस्पिटल है, आप वहां जाकर के आराम से चेक करवा सकते हैं, है ना। हाँ, स्टेडियम के पास। तो ये सारी जानकारी आपको बतानी थी, आज इसीलिए आए थे। ट्विटर आंदोलन को आप कमजोर नहीं पड़ने दीजिए, लगातार ट्वीट करते रहिए, उठते बैठते ट्वीट करते रहिए, और अभी किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट न ला करके अब विचार करना है। हैंड बर्न हुआ है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? एक बार इसको भी देखना पड़ेगा, हैंड बर्न के बाद सिचुएशन क्या है, फिंगर्स वगैरह का पोजीशन ठीक ठाक है कि नहीं, आपकी उंगलियां ऐसे बिल्कुल 100% चीजों को ग्रिप कर पाती हैं कि नहीं, पकड़ पाती हैं कि नहीं। चीजों के लिए आप लोगों को ऐसे जो प्रॉब्लम लग रहा है, आप ऑफिस में एक बार मिल लीजिए। हाँ, ऑफिस में एक बार आकर के हमसे मिल लीजिएगा कभी भी, है ना, तो हम ज्यादा इन चीजों को समझ पाएंगे। ऐसे देखिए दूर से ये सब चीजों को, हैंड बर्न होने के बाद हैंड के कौन से पोर्शन में बर्न आया ये समझना पड़ता है, फिंगर का ग्रिप कितना है, हाथ का स्ट्रेंथ कितना है, ये सारी चीजें भी आपको समझनी पड़ती है। नहीं तो फिर ये सब चीजों को बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। देखो डॉक्टर से आप जब पूछते हैं तो डॉक्टर सामने जब तक आपको देखेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। इसीलिए आपको ये सब चीजें अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमसे जुड़िए, मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती पर आफत पड़ी है तुम बात करते हो, क्या चीज का भाई? अरे ग्रुप डी का है मिथिलेश सिंह बाबू, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, है ना, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नहीं, पाइल्स वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा ऐसा चीज मत पूछ लो, है ना, कि हमको भी बोलने में थोड़ा सा ठीक ना लगे, है कि नहीं। तो चलिए यहीं तक आपसे बातचीत थी। आप लोग लगातार जुड़े रहिए प्रगति पथ के साथ। प्रगति पथ के चैनल को और भी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में आपका सहयोग कीजिए, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि बहुत जल्द हम लोग भी, जब सारा माहौल ठीक ठाक हो जाएगा और हमको ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे फॉर्म उत्साह से भरेंगे, तो हम लोग भी उत्साह से एक बैच जरूर लाएंगे जो कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को, चाहे वो पीटी का रिक्वायरमेंट हो, मेंस का रिक्वायरमेंट हो, CBT 2 के इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिक्वायरमेंट हो, या ट्रेड का रिक्वायरमेंट हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, टेस्ट सीरीज का हो, ऑनलाइन का क्लास हो, ऑफलाइन का क्लास हो, सब पर बात होगा। देखिए अभी मेरा भी मन नहीं है ये सब बातों का करने का, और आपका भी कोई बहुत ज्यादा उत्साह इस फॉर्म को भरते हुए नहीं लग रहा है ना। इसीलिए आप लोग जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो जिनको हम पर विश्वास है, देखिए प्रगति पथ ALP बहुत बनाया है, आगे भी बहुत ALP बनाएंगे। जितना भी सीट आएगा उसका 10% तो हम लोग जरूर अपने बच्चों को बोर्ड में पहुंचा देंगे। बस यही है कि आप लोग को धैर्य बना करके रखना है, हौसला बना करके रखना है, विश्वास बना करके रखना है, उम्मीद बना करके रखना है, सेंटर ठीक है। और फादर नेम में अगर कुछ छूट गया है तो वो सब कोई दिक्कत है क्या? देखिए फादर के नेम में किस सर्टिफिकेट में, अगर मैट्रिकुलेशन और ITI के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर उसी दिक्कत वाले नाम से आप आगे सारा फॉर्म भरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फॉर्म भर रहे हैं किसी और नाम से, पिताजी के सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, तो फिर ये मामला थोड़ा सा आपको इसको देखना होगा। हाँ, तो फिर मामला ये सब चीज को देखना होगा। क्या अचीवमेंट सेंटर मतलब नहीं समझा मैंने? अच्छा, अचीवमेंट सेंटर सर थोड़ा मेरा भी नाम ले लीजिए। देखिए आपका नाम तो हमको पता ही नहीं है कि नहीं, तो आपका नाम हम क्या लें, लेकिन अचीवमेंट सेंटर आप बोल रहे हैं तो आपका नाम है। सर ग्रुप डी कब आएगा? अभी तक तो मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, गलत सही नहीं बताएंगे आपको। रवि कुमार सर मेरे गणित विज्ञान रीजनिंग और सब्जेक्ट पे अभी तक किताब उठाकर नहीं देखा है, और आज से मैं पढ़ने बैठूं तो मेरे रेलवे में हो जाएगा क्या? मैं बहुत कमजोर हूं। देखिए इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मेहनत करे तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है, तो आपको मेहनत करना होगा। गरीब स्टूडेंट को कोचिंग के लिए कोई छूट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा है? और बार बार तो हम कहते ही हैं कि न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। तो आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ। क्या बोल रहे हैं इरफान बाबू? हम बोल रहे हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि क्या है, आप कौन से सर्टिफिकेट में आपका दिक्कत है, यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं। रोशन कुमार सर आधार कार्ड में थोड़ा गलती है, सुधरवा लीजिए ना। ये सारी चीजें के लिए भी आपके पास समय है, आप सुधरवा सकते हैं इन सब चीजों को। देखिए है क्या ना कि ये सब चीजों को आपको पहले भी अपडेट कर लेना है, और अभी से आप लग जाइए ये सब प्रोसेस में, कभी नहीं रुकेंगे। बिल्कुल सही है। टारगेट बैच कब से होगा? बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट करेंगे। रोशन कुमार बोल रहे हैं, रोशन कुमार का क्या है क्वेश्चन? आधार कार्ड में थोड़ा गलती है तो करेक्शन करवाइए, हम भी तो आपको जवाब दे ही रहे हैं।
सर फॉर्म अभी भरे कि नहीं? बिल्कुल नहीं भरिए, अभी दम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। एक बार हम लोग एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी क्लियर करवा लें, रेलवे से कैलेंडर जारी करवा लें, फिर इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, आज बातचीत बहुत लंबी हो चुकी है, कल फिर से मिलते हैं हम लोग। इंटर में है तो मैट्रिक और आईटीआई ठीक ठाक है। एक बार इरफान खान आलम आप अपना जवाब देंगे हमको। आपने लिखा इंटर में है, हम आपसे पूछ रहे हैं मैट्रिक और आईटीआई के सर्टिफिकेट में नाम सही है, आधार कार्ड में नाम सही है? 3 जगह आप बताइए हमको, मैट्रिक, आधार कार्ड और आईटीआई के सर्टिफिकेट। जल्दी से बता दीजिए, एज रिलैक्सेशन के लिए लगातार बात चल रहा है। हाँ जी, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैट्रिक का फॉर्म लगाइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए, आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाइए, आधार लगाइए। नीतीश यादव सर मेरा प्रॉब्लम आंसर कीजिए। नीतीश यादव का प्रॉब्लम क्या है देखिए थोड़ा, सर बोलिए। मेरा 0.5 पावर है, राइट आई प्रॉब्लम होगा। 0.5 पावर है, प्लस में कि माइनस में? और इसके लिए एक बार आप ऑफिस में मिल लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हम देख लेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा हमको, है ना। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब कि मेडिकल संबंधी दिक्कत है, आप हमसे डायरेक्ट मिलिए। मेरे भाई साहब और उनके बहुत सारे दोस्त आंख के और बाकी अलग अलग दोस्त के मतलब कि ग्रुप के डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बात करके आपको सारे आपके समस्याओं का समाधान कर देंगे। चलिए, एनसीएल पर बताइए सर। एनसीएल क्या है? नॉन क्रीमी लेयर का। नॉन क्रीमी लेयर के बारे में क्या बताना है? ट्रेड में पास करना मुश्किल है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ट्रेड पास करना। आप ट्रेड का नाम बताइए, हम आपको बताते हैं पढ़ने का तरीका। लेकिन इसके लिए आपको 1-2 दिन तक इंतजार करना होगा। मेरे बच्चों में जब तक फॉर्म भरने का उत्साह नहीं आएगा तब तक हम किसी भी प्रकार के बैच का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे, उनके उत्साह में आने कर बढ़ चढ़ करके उत्साह में जब वो तैयारी करना शुरू करेंगे तभी हम आगे करेंगे। माइनस में है सर, 0.5 का पावर है माइनस में। एक बार दूसरे डॉक्टर से भी रेफर कर लीजिए, मेरा सलाह यही है। हो सकता है कि डॉक्टर टू डॉक्टर टेस्टिंग में भी कभी कभी अंतर होता है, तो 0.5 का अगर नेगेटिव में पावर है तो एक बार एक और डॉक्टर से मिल लीजिए। प्रयास कीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में मिल ले जो कि आपके एरिया में, वो ज्यादा अच्छा बताएगा। एनटीपीसी आएगा भाई, आएगा, सब वैकेंसी आएगा, कोई वैकेंसी रुकता नहीं है। फिटर आईटीआई में कैसे पास करेंगे? बिल्कुल, फिटर और डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये सब पास करना बहुत आसान काम है ना। लाना कितना है यार? 35%। 35% भी नहीं आएगा, इतना खराब दिन को थोड़ी ना तुम्हारा और मेरा कि 35% नहीं आएगा, वो सब छोड़ दो। इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा ट्रेड का बैच कब आएगा? इसका बैच हम नहीं पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा ट्रेड का। हमको एएमआर सीट चाहिए सर, साइको का, अभी से साइको का। चलिए ठीक है, तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आप लोग आज इतने देर हमारे साथ लाइव रहे, जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सनी सर आपसे आगे बात करेंगे। चलते चलते आप लोगों को बस हम यही कहना चाहेंगे कि अभी आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। क्यों आवेदन नहीं करना है? आवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके पीछे बहुत बड़ी मकसद है, बहुत बड़ा बात है, वो हम आपको समझा देते हैं। आवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात के लिए तैयार रहिए। आवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हम समझा दें थोड़ा सा, आवेदन यदि आप करते हैं तो अभी आप इसी हिसाब से चुनेंगे। देख लीजिए यहां पर क्या क्या है। अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। और इन सभी का सीट आप देख लीजिए यहां पर। टोटल सीट, मैं डायरेक्ट टोटल पर ही बात कर लूं तो टोटल बाबू देख लीजिए, टोटल का क्या सिचुएशन है, टोटल का क्या सिचुएशन है, टोटल सीट का क्या सिचुएशन है, वो आप लोग देख रहे हैं। ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि आप अभी हड़बड़ाहट में फॉर्म तो फिलअप कर दें, आवेदन तो कर लें, रजिस्ट्रेशन तो कर दें, और यदि वैकेंसी बढ़ती है तो आप सोचेंगे ओहो मैंने पहले ही फॉर्म डाल दिया, अगर मैं इस बोर्ड में डालता तो यहां पर सीट की संख्या ज्यादा थी, यहां सीट की संख्या कम थी, हम तो कम वाले में चले गए, हम तो अधिक वाले में चले गए, हम तो मीडियम वाले में चले गए। इस प्रकार का अफसोस आपको न रह जाए, इसलिए बाबू सिंपल सी बात है। अब क्योंकि आप फिर बाद में, अभी आप फॉर्म भर दीजिएगा तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह बात समझा रहा हूं, अभी आवेदन बिल्कुल भी न करें, आवेदन अभी बिल्कुल भी न करें।
आवेदन अभी बिल्कुल भी ना करें। आवेदन करने के लिए कुछ नहीं, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन वेट कर लीजिए, आवेदन के लिए कुछ दिन वेट कर लीजिए, आवेदन के लिए कुछ दिन वेट कर लीजिए। आवेदन अभी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी आवेदन ना करें। आवेदन के लिए कुछ दिन वेट कर लीजिए। यदि सीट थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो आपको बाद में पछतावा होगा। ये पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं वैकेंसी कितने कितने दिनों के बाद आ रहा है। इसलिए समझदारी पूर्वक अच्छे ढंग से पूरा जानकारी आने के बाद अभी देख लीजिए, अभी जिस प्रकार से हम लोग ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं उसका जो असर पड़ रहा है, अभी तक तो कुछ पॉजिटिव असर ही पड़ा है। तो आगे अगर एज में सुधार हो जाता है, वैकेंसी में सुधार हो जाता है, तो आपको आवेदन करने में अच्छा होगा। इसलिए अभी आवेदन बिल्कुल भी ना करें। सर ओबीसी कब तक का बना होना चाहिए? देखिए, ओबीसी कब तक का बना होना चाहिए, वो तो 6 महीने का बना हुआ होना चाहिए। वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में काम करता है ना जी, अभी काहे लहर बना रहे हैं। सर अभी प्रगति पथ का ऑफलाइन क्लास कहाँ हो रहा है, एड्रेस बताइए। अभी जो भी ऑफलाइन क्लास हो रहा है बाबू, वो मुसल्लमपुर हाट पटना में रामपुर लेन खुशी मार्केट में होता है। रामपुर लेन खुशी मार्केट मुसल्लमपुर हाट, मुसल्लमपुर हाट रामपुर लेन खुशी मार्केट, ठीक है। अब मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, उस पर संपर्क कर लीजिए, नहीं है तो लीजिए, हम दे रहे हैं। अगर आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो इस नंबर पे संपर्क करके जो भी आपको जानकारी और पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। हाय हेलो नहीं करना है, ज्यादा परेशान भी नहीं कर देना, ठीक है। आपको और भी विशेष कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें कि मेडिकल से संबंधित सीएस सर अभी आपको बहुत विस्तार में जानकारी दिए हैं। सर अभी 2-3 डॉक्टर से बात करके सबसे फीडबैक ले करके तब आप लोगों को जो जानकारी दिए हैं, अगर उसके बावजूद भी आपको मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। सीएस सर आपसे मिलेंगे, देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और जो भी मेडिकल से संबंधित प्रॉब्लम होगी वो अगर वहां सर के पास अगर वो सॉल्यूशन रहा तो सर बता देंगे। यदि सर के पास सॉल्यूशन नहीं रहा तो सर जो है अपने भाई साहब से, सर के भाई साहब डॉक्टर हैं, उनके मतलब और भी दोस्त हैं जो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हैं, तो उनसे संपर्क करके बात करके आपको सारी समस्याएं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करते टाइम ओबीसी नंबर मांग रहा है, एक डेढ़ ईयर पुराना है, क्या लगा सकते हैं? बाबू अभी तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अप्लाई अभी आपको नहीं करना है, और 1.5 साल पुराना है तो वो काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा, आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी आप बना लीजिए, उसमें भी 15-20 दिन लग ही जाता है मोटा मोटी, तो वो आप कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आवेदन अभी नहीं करना है, आवेदन करने से पूर्ण रूप से बचें। आप जानकारी इकट्ठा करें, आवेदन न करें, आवेदन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सीट अगर थोड़ा भी बढ़ता घटता है, यदि सीट थोड़ा भी बढ़ता घटता है आगे चल करके, तो आपको इस मामले में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सीट दिया हुआ है और जिस प्रकार से ट्विटर आंदोलन अभी चल रहा है, और इससे तो हमें यही लगता है कि आगे 2-4-5 दिन के अंदर सीट की संख्या भारी मात्रा में जरूर से जरूर बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो फिर आप अगर उससे पहले फॉर्म डाल दिए होंगे या रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो आप उस समय में फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चेंज नहीं कर सकते, बोर्ड चेंज नहीं कर सकते, आप अपना सारा का सारा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, आप पछताइएगा। इसीलिए बाबू अभी पछतावा करने की जरूरत नहीं है, अभी आप कुछ मत कीजिए, फॉर्म अभी मत भरिए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए। सनी सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा? अरे एज रिलैक्सेशन के लिए ही तो लड़ रहे हैं, एज रिलैक्सेशन करवा के रहेंगे, होगा कैसे नहीं, बिल्कुल होगा। सर जी एलपी का स्पेशल रीजनिंग टेस्ट शुरू कीजिए। हाँ बाबू, बैच से संबंधित सारी बातें होंगी, वो होनी ही है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, इंक्रीज सीट्स, तो वो तो कर लें, वैकेंसी को तो बढ़वा लें, एज को तो ठीक करवा लें, टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में तो जान लें, वो सारी बातें अभी ये फर्स्ट मुद्दा है, पहले ये हो जाए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, फिर तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो बैच पे बेच देंगे, उसके लिए क्या है, टेस्ट सीरीज भी चलेगा, टारगेट भी चलेगा, सब चलेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी यह है कि अभी करना क्या है, अभी
हमको वैकेंसी सीट बढ़वाना है, कैलेंडर जारी करवाना है, एज का सुधार करवाना है। तो पहले ये जरूरी चीजें हैं, इस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए, मोल्डर वाले स्टूडेंट एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? जी सर, इस बात का जानकारी हम तो जानवे करते हैं, हम तो रीजनिंग का टीचर हैं, हमको तो पता है नहीं। अब सीएस सर से इस बात पर डिस्कस करेंगे, फिर सीएस सर आपको खुद सामने सामने इस बारे में बात बता देंगे कि उसका क्या होगा नहीं होगा। सर रेलवे का कट ऑफ कितना जा सकता है? ये अच्छा सवाल है, ये तो सबसे बेहतरीन सवाल। कट ऑफ कितना जाएगा? एग्जाम हुआ नहीं, फॉर्म भराया नहीं, वैकेंसी ही खाली आया है और उसी से कट ऑफ। कट ऑफ अभी एक ही है कि आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है और कम से कम गलती करना है। अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए और कम से कम गलती करने के लिए आपको क्या क्या करना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। कट ऑफ क्या आएगा नहीं आएगा उस पर कोई ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चल, अगले बार आपके यहां पढ़े थे मेंस में इलेक्ट्रॉनिक बैच सीएस सर नहीं पढ़ाए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स यहां नहीं चलता बाबू, इलेक्ट्रीशियन का बैच चलता है, फिटर का बैच चलता है, इलेक्ट्रॉनिक तो पढ़ाते ही नहीं है सर। भाई का ज्वाइन करवा दीजिए, जरूर ज्वाइन हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को हम फिर से कहना चाहेंगे कि आप सभी जो है ट्विटर आंदोलन में बने रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपने जय हिंद।